बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और इस ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, इस हफ्ते के पहले एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिला हसन। सुबह सुबह मंडे को आपको उम्मीद करते हैं मोटिवेशन चाहिए होगी और उस मोटिवेशन के लिए हम आ चुके हैं, क्योंकि मुझे आज इमरान बहुत सख्त मोटिवेशन चाहिए थी। जब लॉन्ग वीकेंड हो ना, उसके बाद सुबह सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम जो शो में मुस्कुराते हैं वो फेक होता है। फेक नहीं होता, असली होता है। बिल्कुल। वी आर गोइंग टू विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई बिलीव सुबह हो गई है, लोग अपने घरों को, यानी कि आप सब कुछ निकल चुके हैं, कुछ निकलने वाले हैं। अगर आप ऑफिस में जाके हमारा प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं तो भी अच्छी बात है। व्हाट वी बिलीव इन कि आपका दिन बहुत खूबसूरत हुआ है, और चूंकि ये पहला शो है इस हफ्ते का, तो मेरी ये भी दुआ है कि आपका पूरा हफ्ता एक ऐसी थ्रिल के साथ, एनर्जी के साथ, ढेर सारी खबरों के साथ और हमारे शो के साथ गुजरे। हमारे शो के साथ बिल्कुल ऐसा ही है, और उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। संडे या सैटरडे को आपका कैसा गुजरा? मेरा अच्छा था, फैमिली टाइम था और घर के कामकाज भी थोड़े बहुत कर लेते। तो मुझे तो नहीं लगता कामकाज के साथ अच्छा होगा, लेकिन चलें, ये कह रही है तो मान लेते हैं। हेडलाइंस की जानिब हमने जाना है, एक और फास्ट फॉरवर्ड पावर पैक काइंड ऑफ शो। हेडलाइंस देखते हैं, उसके बाद आते हैं। मॉनसून की बारिशों ने कराची में तबाही मचा दी। सियासतदानों का हल की बजाय बयानबाजी पर जोर। सिंध रेंजर्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। नवाज शरीफ की वतन वापसी एक मुअम्मा बन गई, आखिर क्यों? जानेंगे वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान से। पाक चीन दोस्ती तारीखी बुलंदियों तक पहुंच गई। वजीर खारजा का दौरा चीन शराकतदारी की आला मिसाल बन गया। कोरोना के बाद हुकूमत ने किया पोलियो के खात्मे का अज़्म। दुनिया के 562 तरीन मुसलमान हुक्मरानों की फहरिस्त में वजीर आजम इमरान खान मैन ऑफ द ईयर करार। देखिए निकले तेरी तलाश में, मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताब। बात करेंगे सबसे पहले हम सी पैक के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के वजीर खारजा चीन के दौरे पर जब गए, तो जिस तरीके से चीन की जानिब से उनको वेलकम किया गया, चीन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, पूरी दुनिया ने देखा। और भारत में बड़ी आगे सारी सूरत हाल को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, दोनों रहनुमाओं के दरमियान एलामिया जारी हुआ। यही आज की हमारी हेडलाइन है एक्सप्रेस रोजनामा की, जिसमें सी पैक के खिलाफ झूठे भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करने की बात की गई है। जम्मू कश्मीर को टूट अंग करार देने का भारतीय दावा मज़ाहिया अफसाना है, इसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, ये पाकिस्तान ने कहा है। और झूठे दावों से हकायक तब्दील कर सकता है ना मकबूजा जम्मू कश्मीर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी से भारत आलमी तवज्जो हटा सकता है, पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर कह दिया। अच्छा जी, और अगली खबर है हमारे पास एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, और वो ये है कि तालिबान टीम अराइव टू डिस्कस अफगान पीस। और ये फॉरेन ऑफिसर फॉरेन पर्सन है जाहिद हफीज, इन्होंने स्टेटमेंट दी है। वी हैव इनवाइटेड द अफगान तालिबान डेलीगेशन टू विजिट पाकिस्तान टू डिस्कस द वे फॉरवर्ड इन द अफगान पीस प्रोसेस। हेड ऑफ कतर पॉलिटिकल ऑफिस मुल्ला अब्दुल गनी इज लीडिंग द डेलीगेशन। और ये डेलीगेशन जो है आ रहा है अफगान पीस को डिस्कस करने के लिए। फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, तो लेट्स होप कि क्या सूरत हाल निकलती है। एक और सुपर लीड हमारे पास रोजनामा एक्सप्रेस से है। ये एनआरओ मांगने की दस्तावेजात हैं। शिबली फराज साहब ने, विफाकी वजीर इत्तलात ने, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स की जानिब से नैब तरामीम की जो मुजव्वज़ा तरामीम थी नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, वो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर दी। और उसमें उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि पब्लिकली हम एनआरओ नहीं मांगते, दर हकीकत हर मकाम पे इन्होंने एनआरओ मांगा है। और यही हमारी आज की एक्सप्रेस की सुपर लीड भी है। कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड डिमांड कर रही थी, किसने मांगा? तारीख गवाह है, लीगी क़यादत ने हर बार राह फरार तलाश की, ये कहा शिबली फराज साहब ने। और इस तरह फवाद चौधरी साहब की भी एक स्टेटमेंट है कि नून लीग की तश्कीली धोखाधड़ी पे हुई है। ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं। ये आज के अखबार के हवाले से कुछ बड़ी खबरें जो हमने शेयर की, और अब वक्त हुआ चाहता है हमारी आज की बड़ी खबर पर। नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। अगर वो EDTA नहीं होगा उसमें तो क्लॉटिंग हो जाएगी और टेस्टिंग नहीं हो सकेगी। तो बुनियादी तौर पर ये झूठ बोला गया। अब फाइंड आउट ये करना है कि ये झूठ में उनको किस बंदे ने हेल्प की और कैसे। उनके
उनकी जो रिपोर्ट्स हैं जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दे सके। इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे थी वो जाली थी। ये कोई किसी किस्म की कोई ज़ाती चीज़ नहीं है। ये निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा मजाक है। जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कोर्ट के अंदर, पर्सनल गारंटी की अंडरस्टैंडिंग थी, तो अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। बड़े जिम्मेदार बने फिरते हैं, तो अभी उस जिम्मेदारी का सबूत दें। जनाब, आपने देखा कि कुछ सियासी गर्मा गर्मी जारी है और नवाज शरीफ बिल्कुल, और नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत जो है भरपूर तरीके से मुतहरिक हो चुकी है और इस हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। और आज जिनसे हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हमने बाकायदा तौर पर तो देखा जो बाइट्स हमें सुनाई गई हैं कि किस तरह से हुकूमत इस हवाले से मुतहरिक है, लेकिन इस हवाले से डिस्कशन के लिए मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रामीण के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब। उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका वक्त। जी चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपने चूंकि जिक्र किया था तो चौहान साहब की मौजूदगी से फायदा उठाएंगे। अचानक तेजी आ गई है नवाज शरीफ साहब का मुतालबा जो है वापस लाने का। शेख रशीद साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आप इससे पहले सलमान शहबाज को तो वापस नहीं ला सके, नवाज शरीफ को कैसे लाएंगे। खैर चौहान साहब से पूछ लेते हैं। चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये जी कि हमारा कोई बरतानिया के साथ मुल्जिमान की हवालगी का मुआहदा मौजूद नहीं है, और उसके साथ साथ हम अगर मौजूदा ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस भी कोई खास ज्यादा नजर नहीं आते। हुकूमत के पास महदूद ऑप्शंस हैं। तो इस हवाले से आप हमें ये बताइए कि हम अगर मजबूरी तौर पर पंजाब हुकूमत की बात करते हैं तो एक ख्याल ये अपोजिशन का कि आपके इजाजतनामे से नवाज शरीफ गए, हवालगी का मुआहदा भी मौजूद नहीं है, तो कैसे करेंगे ये फैसला? पहली बात यह है कि मुल्जिमान की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं है, लेकिन मुजरिमान की हवालगी का पूरी दुनिया के अंदर जनाब आपका एक सिस्टम मौजूद है कि एक मुजरिम अगर दूसरे मुल्क में चला जाता है तो उसको वापस लाने के हवाले से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। और नवाज शरीफ साहब मुजरिम है, डिक्लेयर्ड मुजरिम है, सज़ा याफ्ता है। और दूसरा, वो सिर्फ पंजाब हुकूमत के मुजरिम नहीं है, वो नैब के भी मुजरिम है और वो अदालतों के भी मुजरिम है, लाहौर हाई कोर्ट के भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी। और अब जब उनको वापसी के हवाले से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो उसमें जो हमारे एंड का काम होगा पंजाब हुकूमत की, हम उसको बड़े एहसन तरीके से पूरा करेंगे। अच्छा, बार बार कहा जाता है आप लोगों की जानिब से भी कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो जाली हैं। बेसिकली फिर इसका जिम्मेदार कौन हुआ? पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है, मेडिकल बोर्ड जिम्मेदार है, या शरीफ खानदान जिम्मेदार है? मैंने तो नहीं ये कहा कि उनकी रिपोर्ट के अंदर कोई जालसाजी है, या पंजाब हुकूमत के भी किसी तर्जुमान की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये शहबाज गिल साहब ने कल और उससे पहले भी अपने एक ट्वीट के अंदर ये बातें की हैं, लेकिन इसको तो आप एक साइड पर रख देना, जालसाजी हुई या ना हुई। असल चीज़ तो ये है कि अदालत से जो उनकी जमानत हुई थी वो जिस प्ली पे हुई थी वो ये थी कि आपने अपना इलाज करवाना है, 8 हफ्ते तक आपकी जमानत है, आपने उन 8 हफ्तों में भी हर 15 दिन बाद रिपोर्ट जमा करवानी थी, एक अथेंटिक अस्पताल के अथेंटिक अपने जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट, और फिर जो आपकी 8 हफ्तों के बाद रिपोर्ट आनी थी उसको देख के पंजाब हुकूमत ने फैसला करना था कि इनकी जमानत की एक्सटेंशन की सिफारिश अदालत को की जाए या ना की जाए। सही। अभी तो ये चीज़ है, छोड़े अभी इसको मान लेते हैं जी उनकी रिपोर्टें ठीक थी, लेकिन उसके बाद सारी दुनिया गवाह है और आपका मीडिया गवाह है, और आपके मीडिया ने ही सारी चीज़ें बताई है, मैंने तो नहीं बताई, कि जनाब वो इलाज तो कोई नहीं करवा रहे। सही। अच्छा, तक उन्होंने नहीं लगी। ठीक है, मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, ये अचानक से इस बयानिए में जो तहरीक इंसाफ का है कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाए, अचानक से इसमें तेजी आ गई है, तो क्या इसमें कहीं इसकी बुनियादी वजह मरियम नवाज साहिबा का सियासत में मुतहर्रिक होना तो नहीं है? देखिए पिछले 4-5 महीने तो कोविड-19 की जंग में गुजर गए। मुल्क की रियासती अदारे, अदालती अदारे, हुकूमत, हुकूमती अदारे सारे के सारे कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए और कोविड-19 के खिलाफ जंग में मसरूफ थे। तो अब अल्लाह पाक ने करम किया, नबी पाक के सदके थोड़ा सा रिलीफ मिला है और रिलैक्स हुए हैं। तो अब उस मुजरिम के हवाले से तो कुछ ना कुछ तो पूछना पड़ेगा ना, जो लंदन से बैठा यहाँ के सियासतदानों को फ़ोन कर रहा है कि जनाब मेरा मशवरा है कि आप लोग नैब की अदालतों में पेशियाँ भुगतने के बजाय जेल भरो तहरीक शुरू करें। वो कहते हैं ना, 10 बहाने करके ले गया दिल, तो 10 बहाने करके खुद तो जनाब आप पतली गली से जमानत दे के बाहर भाग गए, और यहाँ पर सियासतदानों को जनाब आंखों देखा जहर खाने का जनाब मशवरा दे रहे हैं कि जनाब वहाँ पर अदालतों में ना जाए,
आप जनाब जेल भरो तहरीक शुरू करें, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। मुनाफिकत की इंतहा देखें, 2 नंबरी की इंतहा देखें कि खुद भाग के बाहर और बाहर से पूरे करके कह रहे हैं बड़े गवाल मंडेला बन के कि जनाब आप अदालतों को मिला जाए, आप जेल भरो तहरीक करें। अच्छा, सुबह सुबह आपने चूंकि हमारी डिस्कशन को बड़े लाइटर नोट पे ले गए, तो हम अपने मॉर्निंग शो के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। एक्सप्रेस ने नया शो जो शुरू किया है, जिसमें आज आप पहली बार आपके पेरेंट्स हुई है, क्या कहेंगे इस शो के हवाले से? मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के ये जो सुबह का एक्सप्रेसो के नाम से मॉर्निंग शो शुरू हुआ है, मेरी नेक ख्वाहिशात उनके लिए है और अल्लाह पाक करम करे जिससे बाकी बड़े टीवी चैनल्स के अंदर सुबह मॉर्निंग शो होता है। मुझे उम्मीद है कि एक्सप्रेस एक बड़ा विजिलेंट और बड़ा एक्टिव और बड़ा पाकिस्तान के इब्तदाई टीवी चैनल में से एक चैनल है, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही, चंद दिनों के अंदर, हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, चंद दिनों के अंदर उनका ये एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो जो है वो अपना मकाम जो है वो बनाएगा। और इंशाल्लाह मेरे हिस्से में भी जो ड्यूटी होगी, इंशाल्लाह हम सुबह आपकी शो के अंदर जनाब रेगुलर आएंगे और वो ड्यूटी पूरी करेंगे। हमारा अच्छा कर दिया आपके 10 बहाने करके लेके आते। वैसे क्या स्टेटमेंट है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट आएगी। ओके, सो ब्रेक ले लेते हैं हम। फयाजुल हसन चौहान साहब को आपने सुना, तुम तेज बातें नॉर्मली तो करते हैं, लेकिन आज थोड़ा लाइटर मूड के अंदर भी हमने कोशिश होती है लाइटर मूड के अंदर ही बात करें और खबर भी पहुंच जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक। मैं ये बात कर रहा था कि इंसान को जब भी सुबह आपकी आंख खुलती है तो सबसे पहले किसी न किसी चीज़ की तलब होती है। तो आई वाज जस्ट आस्किंग, मतलब बता रही थी क्या किस चीज़ की तलब होती है? कॉफ़ी, चाय। ओके, अगर आपको मिल गई है तो अच्छी बात है। नहीं, कुछ लोग वैसे सुबह उठ के, मेरी तरह के लोग पहला काम ये करते हैं कि अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज किसके आए हैं। वैसे व्हाट्सएप बहुत से लोग चेक करते हैं। हाँ, वैसे ये तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे। और जो लोग रात को लड़के सोते हैं अपनी दोस्त से, अपनी बेगम से, वो तो लाजमी चेक करते हैं क्योंकि अपॉलॉजी का मैसेज है कि नहीं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगला सेगमेंट है हमारा जनाब कल रात खास बात। कल रात खास बात क्या हुई, ये हम जानेंगे। हमारे एंकर पर्सन है मिर्जा इकबाल बेग साहब, स्पोर्ट्स पेज को होस्ट करते हैं। मैच की कुछ बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम जानते हैं। वेलकम टू द शो मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सुबह सुबह। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कल आपके स्पोर्ट्स पेज में क्या खास बात हुई? जी इमरान और अर्मिला, कल जो हमने प्रोग्राम किया एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, उसमें हमने पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को डिस्कस किया क्योंकि बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तवक्को कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े कोचेज मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, ये सब टीम के साथ हैं और टीम की यूनुस खान, टीम की कारकर्दगी बेहतर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने डिस्कस किया कोचेस के हवाले से कल रात को अपने प्रोग्राम में, और हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात, जिन्होंने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। अब देखें पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रहती है इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो मेरे ख्याल में तो आपको भी मालूम ही है, फॉलो ऑन हम हो गए, 300 से ज्यादा रन चाहिए, बैटिंग हमारी फ्लॉप चल रही है। आई एम नॉट श्योर क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। खैर मिर्ज़ा साहब, ये क्रिकेट की बातें तो होती रहती हैं। एक्सप्रेसो में आप आए हैं, फर्स्ट टाइम आए और इंशाल्लाह आते भी रहेंगे। एक्सप्रेसो के हवाले से हमें कुछ बताइए, कैसा लग रहा है आपको? मॉर्निंग कैसी होगी एक्सप्रेसो से आपकी और हमारी? यकीनन एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो जो है, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स पर शोज आ रहे हैं, उनमें एक नया इजाफा है। मैं देख रहा था कि जो उसकी रेटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, और जिस तरीके से इमरान हसन और अर्मुला जिस तरह से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मॉर्निंग शो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर आउटडोर में भी आप लोग जा रहे हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, हिना अफरीदी आउटडोर में जा रही हैं, तो और फिर आप लोगों ने जो मुख्तलिफ एक्सप्रेस न्यूज़ के जो मुख्तलिफ एंकर्स हैं, उनकी राय को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में ये एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो जो है यकीनन लोगों के दिलों में जगह बनाएगा। अभी तो बना चुका है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जगह बनाएगा। ऑल द बेस्ट टू एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो। बड़े मजे की बात है क्योंकि शायद अफरीदी है ना, तो उन्होंने हिना अफरीदी कह दिया। कोई न्याजी क्रिकेटर होते हैं इमरान खान के अलावा, तो ये न्याजी पता चल गया वो स्पोर्ट्स से कवर करते हैं। चलें नाम थैंक यू सो मच मिर्जा इकबाल साहब, आपने मैं ज्वाइन किया। इमरान, मिर्जा साहब ने क्रिकेट की बात छेड़ी है, तो क्यों ना पहले हम स्पोर्ट्स
एक वक्त होता था जब कराची के अंदर बारिश एक खबर होती थी, अब एक मस्बत खबर होती थी कि बारिश हुई है, लेकिन अब प्लेजेंट नहीं होता है कराची में जब बारिश होती है। इतनी पानी फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। और हम अगर मजमूई तौर पर इस वक्त कराची की बात करें, मुसलसल बारिशें हो रही हैं, आज भी प्रेडिक्शन मौजूद है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पानी आया, हालात ख़राब हुए। लेकिन इसमें इमदादी सरगर्मियों के हवाले से हम अगर बात करें तो पाकिस्तान रेंजर्स इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम रोज अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि जिस तरह से बारिश ने वहाँ पे तबाही मचाई, ऐसे में इंतजामिया बहुत बेबस नजर आती है। लेकिन रेंजर्स को उस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, जहाँ इंतजामिया कुछ नहीं कर पाई वहाँ रेंजर्स ने बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को संभाला। इमदादी कार्रवाइयों में भी जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके साथ साथ उनकी एक हेल्पलाइन भी है 1101। आप किसी भी सूरत हाल खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी, आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करें, रेंजर्स फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पे आपको रेस्क्यू भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान, जब हम कराची की ओवरऑल बात कर रहे हैं तो जिस हिसाब से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, प्रेस टॉक्स देखी और इंतजामिया को कहा जा रहा है कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है, ये वाले मसले हैं, वो मसले, तो ऐसे में बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं रेंजर समेत जो इसमें बहुत अच्छे से बिल्कुल यकीनी तौर पे सारे इंतजामी इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन रेंजर्स एट द फ्रंट हमें नजर आते हैं सारी सूरत हाल को आगे लेकर चलते हुए। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है कराची को लेकर, उसका एक इजलास हुआ जिसमें 3 बड़े नालों की सफाई के बारे में भी बात की गई है जी, जिसमें ऑपरेशन किया जा रहा है और तजाविजात को खत्म किया जाएगा। इससे पहले हमें मालूम है NDMA को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हिदायत की थी कि वो इन एक्शन आए और उन्होंने बड़े नालों की सफाई का काम शुरू किया था। लेकिन कराची में चूंकि बारिश एक बार फिर हो गई, पानी की वजह से अब इमदादी सरगर्मियां भी मुश्किल से जारी हैं। तमाम इदारे कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल से निकलें। शहरी बेचारे इस बारे में परेशान हैं, तो हम शहरियों को इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में हम कोशिश करेंगे कि जितना फॉलोअप इस मामले का लेते रहें, आपके साथ हम खड़े होते रहें और आवाम तक पहुंचाते रहें और जिम्मेदारान तक पहुंचाते रहें। सूरत हाल को जितना हो सका हम जरूर कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती की। जब मैं बात करता हूँ, जैसे कहते हैं ना, एक पुरएतमाद दोस्त जो है उसका जिक्र जब भी आता है तो इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। चीन पाकिस्तान का एक ऐसा ही दोस्त है, कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊपर। बैक टू एक्सप्रेसो, और आपका जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा आ रहा है और मैं तो उस सेगमेंट को बहुत शौक से देखती हूँ। क्यों ना हो, आखिर फादर ऑफ मॉर्निंग शोज होते हैं हमारे साथ इस सेगमेंट के अंदर, जो कि अपनी लाइफ के तजुर्बात अपनी किताबों की सूरत में, अपनी तहरीरों की सूरत में जो वो आप तक पहुंचा चुके, खुद अपनी ज़बानी पहुंचाते हैं। वकार अहमद मलिक ऐसे ऐसे सवालात निकाल के लाते हैं। बहुत शुक्रिया अपने फीडबैक के लिए। सब नहीं बताना। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की तरफ से बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम उनके ममनून हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे साथ हैं। सो देखते हैं जनाब आज का निकले तेरी तलाश में। मिल गए मुस्तनसर हुसैन तारड़ से। मुसाफिर, खाना बदोश, नावल निगार, ड्रामा अदाकार, टीवी मेजबान, कालमकार, सफरनामा निगार और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ से, जिनका किरदार समाज में मस्बत तब्दीलियों के हवाले से कई जामियात के हम पल्ला है। इस साहिब हुनर का हुनर याद रहेगा जो हब्स के मौसम में हवा बांट रहा है। गिलगित बल्तिस्तान और मुस्तनसर हुसैन तारड़ हर दो तरफा इश्क में मुब्तला हैं। इस इश्क की पहली चिट्ठी हुंजा दास्तान तारड़ साहब ने बनामे गिलगित बल्तिस्तान लिखी। महबूब से मस्बत इशारा क्या पाया कि तारड़ साहब ने उसके बाद चिट्ठियों के ढेर लगा दिए। निकले तेरी तलाश में आज की किताब है हुंजा दास्तान। सबसे पहले सुनिए हुंजा दास्तान का पस मंजर तारड़ साहब की जुबानी। हुंजा, जिस मुनीर नियाजी ने कहा था कि हमेशा देर कर देता हूँ मैंने जितनी भी एक्टिविटी की है ज़िंदगी में वो देर से की है। उसकी मेरा ख्याल है कि एक्टिविटीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, उनकी बारी देर से आती थी। तो इसी तरह हुंजा का पहले मुझे कोई शायबा तक नहीं था कि हुंजा क्या चीज़ है। मैं इंग्लैंड में था, वहाँ पे एक 2-3 थिएटर थे, जो दुनिया में सिर्फ 2-3 थिएटर थे। वो स्पेशली शॉर्ट फिल्में होती थी, उनको कहा जाता था, एक तो सिनेरामा होता था, एक पता नहीं पैनोरामा या क्या। वो 3 कैमरों से अलग अलग एक ही मंजर को 3 कैमरों से शूट करके फिर उनको मिलाया जाता था, फिर ह्यूज स्क्रीन पे चला। उसका नाम था सर्च फॉर पैराडाइज। और सर्च फॉर पैराडाइज में पहला उन्होंने दिखाया नेपाल, उसका कुछ हिस्सा, उसके बाद कश्मीर का, उसके बाद हुंजा का। Your Highness, may I introduce
Colonel Ataullah and 2 American airmen. Glad to meet you, Your Highness. Thank you very much. How do you do, Your Highness? How are you? आज मुझे नहीं पता था कि हुंजा वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब उस तरह, और उसमें जाहिर है कि जो तारीफ थी, तौसीफ थी। The health of the people proverbial. Many diseases common elsewhere, unknown here. और उस ज़माने में अभी शाहराह कुराक्रम नहीं बनी थी, कच्चे रास्ते थे, जीपें थी, घोड़ों पे जाते थे। तो दैट वाज वो पहला बीज था हुंजा की मोहब्बत का, या नॉर्थ की मोहब्बत का, क्योंकि हुंजा इज़ नॉट ओनली हुंजा, जो पूरा नॉर्थ जो है वो मेरे लिए उतना ही अजीज़ है जितना कि हुंजा है। और उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ और मैंने प्लानिंग की है, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग जो हिस्टोरिकल पहलू है वो ये है कि मेरे वालिद साहब चौधरी रहमत खान तारड़, उन्होंने किताबें 20-25 लिखी एग्रीकल्चर के ऊपर। पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम लेके। तो एक तो ब्रिगेडियर असलम साहब शंग्रीला वाले, वो अक्सर हमारे यहाँ आते थे और वो मेरे वालिद साहब से मशवरा करते थे और उनको बताते थे कि एक शहर स्कर्दू नाम का है, बहुत कम लोगों ने स्कर्दू का सुना, और वहाँ पे मैंने एक जहाज़ ख़रीदा है और वो जहाज़ में मैं एक होटल बना रहा हूँ और वो झील के किनारे है। तो मैं झील के किनारे गुलाब और बाकी फ्लावरिंग श्रब्स लगाना चाहता। मीर ऑफ हुंजा जो थे मीर जमाल, उनकी खत किताबत रहती थी वालिद साहब के साथ। The Mir's wife, the Rani, only recently emerged from Purda, the veiled seclusion of the Orient, never before photographed. The Mir, educated at English type schools in Gilgit and Rawalpindi. और वो भी इसी किस्म के मशवरे लेते थे। मुझे अब याद नहीं कि एग्जैक्टली क्या क्या उन्होंने मशवरे उनसे लिए, नेचुरली दरख्तों के बारे में, फसलों के बारे में, बीजों के बारे में। तो मैंने उनको एक ख़त लिखा कि मैं चौधरी रहमत खान तारड़ का बेटा हूँ, ये मेरा नाम है और मुझे बहुत ख्वाहिश है हुंजा आने की, तो मुझे कुछ गाइड कीजिए। तो उन्होंने मुझे, आई स्टिल रिमेंबर, पर्सनली लिखा, पता नहीं वो ख़त कहाँ है, ज़ाहिर इधर उधर हो चुका, कि मैं इन गर्मियों में चाइना जा रहा हूँ, तो इसलिए अगर आप अगली गर्मियों में तशरीफ़ लाएँ तो मैं यहाँ पे आपकी मेज़बानी करूँगा। और साथ ही उन्होंने तफसील से बताया, मैंने कहा कि वहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हमें बड़ी आमदन होगी। हमारे यहाँ जितने भी अंग्रेज़ टूरिस्ट आते हैं वो बहुत गरीब गुरबा आते हैं और वो हमारे पल्ले से ही कुछ खा के जाते हैं, यहाँ कुछ दे के नहीं जाते। तो ये पहला तारुफ था हुंजा के साथ। तो जब वो मंसूबा बना तो डीन्स होटल होता था, मरहूम हो चुका, अब वहाँ प्लाजा बना दिया गया। वहाँ से एक वैगन सुबह सवेरे 1 चलती थी और वो जाती थी गिलगित, तो उसमें मैंने बुकिंग करवा ली। बेटा मेरा सलजूक जो था वो 6ठी जमात में पढ़ता था, तो उसके ऊपर अब ये टोटली एक जो था ना, जर्नी इनटू अननोन। हुंजा दास्तान में जब आपका कराकोरम हाईवे से पहला एक तारुफ होता है और इस पहले तारुफ में ही लैंड स्लाइडिंग आ जाती है। हुंजा से, गिलगित बल्तिस्तान से एक रूह का रिश्ता है और ये जो रूहानी रिश्ता है ये पैदा होता है हुंजा दास्तान से। पहली किताब तो हुंजा दास्तान में जब आपका कराकोरम हाईवे से पहला एक तारुफ होता है और इस पहले तारुफ में ही लैंड स्लाइडिंग आ जाती है, आपके साथ आपका बच्चा सलजूक होता है, तो ये जो पहले तारुफ में ही लैंड स्लाइडिंग के साथ शनासाई है, तो ये कैसा तजुर्बा था? मेरा एक्सपीरियंस नहीं था ना, मुझे कोई खदशा था कि इस किस्म का कोई, मेरा ये ख्याल था कि मुश्किल सड़क होगी, लेकिन ये नहीं था कि ये जो ऊपर से लैंड स्लाइडिंग वाला सिलसिला है, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी होगा। तो मुझे जाहिर है कि बेटा मेरे साथ था और मैं बार बार, मेरा जी चाहता था कि मैं वापस चला जाऊँ। ये अगर इसी तरह, क्योंकि रास्ता भी बहुत बाकी था, जब हम आगे गए हैं, चिलास तक गए हैं, अभी बहुत था, रायकोट आना वगैरह वगैरह, तो मैं आई वॉज टेरिफाइड। मुझे याद है मेरा दोस्त है, सफरनामा निगारी है, अख्तर मोमोन का, तो वो मुझे कहने लगा कि यार मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, तुमने तो वो बड़ा खौफनाक मंजर बांधा है, वो इतनी ख़तरनाक तो नहीं है शाहराह कराकोरम। मैंने कहा तुम इस तरह करो
कि तुम अपने छोटे बेटे के साथ सफ़र करो और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो ख़तरनाक है नहीं, क्योंकि वो ख़तरा जितना भी होता है वो मतलब बच्चे के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता। तो वो पहले बड़ा, उसके बाद भी मतलब शायरा कुरकुरम इज़ नेवर ए कंफर्टेबल रोड। सही, उसमें जो कहते हैं ना धड़का लगा रहता है किसी, आप जब नीचे देखते हैं कुछ पोर्शंस तो ऐसे हैं कि उसमें ना ही देखा जाए तो अच्छा है। सड़क छोटी है जी, और मेरा ख्याल है कि कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा हादसे नहीं होते जितने हो सकते हैं। कॉम्पिटेंट ड्राइवर्स हैं जो। आपके जितने भी सफ़रनामे हैं बाद में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, आपकी जितनी मुहिम्मात हैं उनमें आपकी शाम हमेशा बिशाम में आई, और मोस्टली आपकी बुक्स में एक चैप्टर मिलता है शाम हमेशा बिशाम में आती है, और बिशाम के साथ आपका एक और ही मोहब्बत के किस्सा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब पहली दफ़ा आप कराकोरम हाईवे गए थे तो पहली दफ़ा बिशाम जब आपने देखा था तो वो बिशाम कैसा था? वो बिशाम हम सिर्फ लंच के लिए या चाय वाय के लिए ठहरे, वही बोतलें थीं और चाय के एक दो होटल थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि पीटीडीसी मोटल उस वक्त था या नहीं, मेरा ख्याल है नहीं था। अगर वो था तो वो मेंशन मुझे किसी ने बताया नहीं। कि बाद में तो पीटीडीसी मोटल बिशाम के लिए ही मैं सफ़र करता था नॉर्थ का। हुंजा दास्तान में एक जगह पे आप जब शंग्रीला पहुंचते हैं, गो कि आपका ये सारा सफ़र गिलगित था कि आपने कोई नाइट स्टे नहीं किया, लेकिन चिलास में आप नाइट स्टे करना चाहते थे और शंग्रीला चिलास में आप गए, तो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था कि क्या ये शंग्रीला होटल उस वक्त भी मौजूद था चिलास में? बिल्कुल, वो इसलिए मुझे याद है कि जो मुसाफिर थे उन्होंने कहा कि जी हम इतने पैसे लेंगे और एक कमरे में 3 या 4 से ज़्यादा मुसाफिर नहीं ठहर सकते, उनके अपने असूल थे। तो वो बेशतर मुसाफिर जो थे वो वहाँ के थे, गिलगित वगैरह के थे, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतने पैसे। तो हम नीचे उतरे बाकायदा, उसके अंदर भी गए, तो एट दैट टाइम इट वाज देयर, बिल्कुल था। आपने जिक्र किया है कि चिनार इन कौन सा होटल है तार साहब जो उस वक्त था गिलगित बल्तिस्तान में? जी हाँ, ये पीटीडीसी है, पुराना स्ट्रक्चर जो था, जो राइट हैंड पे है, डाइनिंग रूम। और वो जो था ना, जिस तरह पुराने अंग्रेज़ों के सफ़रनामों में वो जब सफ़र करते हैं तो एक अजीब से पहाड़ी शहर में जाते हैं और वहाँ पे एक कुछ सराय होती है, बिल्कुल, और उसके कमरे कंफर्टेबल हैं, वहाँ खाना भी, वो इस किस्म की उसमें फीलिंग थी चिनार में एट दैट टाइम। छोटे कमरे थे, फैसिलिटी सारी थी, लेकिन उसमें उसका डाइनिंग रूम मुझे अब तक याद है कि वहाँ ज़्यादातर गोरे सयाह होते थे, पाकिस्तानी तो होते नहीं थे, और वो जो वेटर थे वो बहुत कॉम्पिटेंट थे, और एक ख़ास एटमॉस्फेयर था चिनार इनका उन ज़मानों में। मतलब है कि अभी टूरिस्ट का वो रश शुरू नहीं हुआ था जिसने हर शहर को कमर्शलाइज कर दिया। ज़बरदस्त। अच्छा, हुंजा दास्तान में 2 कैरेक्टर्स, और स्पेशली जो एक जीएम बेग वाला कैरेक्टर है वो बहुत मजबूत किरदार है, और जीएम बेग के साथ आपकी पहली मुलाकात जो है वो वहाँ पे होती है गिलगित में उनकी दुकान पे। तो जीएम बेग जो है उनका जो जिस तरह आपने तफसील से उनका जिक्र किया है, और वो जिस तरीके से हमें एक दानिश्वर लगते हैं, मतलब किताब से मोहब्बत करने वाले, तो ये जीएम बेग के हवाले से हम पूछना चाह रहे थे आपसे कि वो आपके साथ उनकी दोस्ती रही। देखिए जी, मेरे वाहिद जो कनेक्शन थे ना गिलगित में वो जीएम बेग थे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि जीएम बेग तक रसाई मेरी कैसे हुई या हमारी खत किताबत कैसे हुई, अब मैं ये भूल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो पहला काम हमने किया चिनारिन में, सुबह सवेरे हमने वो पुराना सा बाज़ार था, पुराना बोर्ड लगा हुआ था जीएम बेग एंड सन्स, और वहाँ पे बेग साहब बैठे हुए थे, पुरानी खालें थी कोई, मतलब उनकी पता नहीं जानवरों की, और पुराने ढांचे थे, कोई ढालें थी, एंटीक्स थी, पुराने नक्शे थे उनके पास, पुरानी किताबें थी, और वो कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे कारोबार में, वो उनमें मगन रहते थे, गोरे आते थे, उनसे इंफॉर्मेशन लेते थे। बल्कि हुंजा दास्तान में जो हुंजा की तारीख है वो सारी जीएम बेग से जी। तो जीएम बेग मेरे, जिनका इकराम बेग उनका बेटा इनाम बेग भी, ये सारे फिर बाद में मेरे दोस्त रहे। लेकिन जीएम बेग बड़ी शानदार, एक टिपिकल पुराना हुंजा जो था उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सीधे होके चलते थे, टोपी पहनते थे, ज़रा मतलब है कि
आवाज़ लुकनत नहीं थी, लेकिन एक ख़ास अंदाज था उनका बोलने का, और बेहद मेहरबान किस्म की शख्सियत। और क्योंकि हमने उस किस्म के कैरेक्टर देखे नहीं हुए थे, हम पंजाब में या सिंध में मुख्तलिफ कैरेक्टर जी, उनका बिल्कुल एक अलग एटीट्यूड था टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स लैंडस्केप, सारा कुछ। और इससे पहले कि मैं आगे चलूँ जी जी, कि मैं आपको बता दूं कि PIA का एक जहाज़ जो था गिलगित से जा रहा था इस्लामाबाद, तो जो लापता हो गया, GM बेग वाज वन ऑफ द पैसेंजर्स उस जहाज़ में। अच्छा। और उसमें हैरत की बात ये कि उस जहाज़ को कैप्टन जुबैर चला रहे थे, जिनसे मैं वाकिफ़ था, और उनके साथ क्योंकि वो भी पहाड़ों के शहदाई थे। बिल्कुल। थर्सडे को मेरी उनके साथ मुलाकात थी इस्लामाबाद में, और ट्यूसडे को मैंने अखबार पढ़ा तो उनका जहाज़ क्रैश हो गया था। क्रैश से मुराद है वो गुम गया जी। तो GM बेग भी उसमें थे। सर, हम आपकी खुशी के लिए GM बेग के बेटे इकराम बेग का हमने एक इंटरव्यू लिया है छोटा सा, वो आपको सुनाते हैं, क्योंकि इकराम बेग के साथ आपका भी ताल्लुक रहा और उनके वालिद के साथ तो यकीनन आपका बहुत ही गहरा ताल्लुक और मोहब्बत रही। मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब से मेरे वालिद मरहूम GM बेग की गहरी रफ़ाक़त थी। तारड़ साहब जब भी गिलगित तशरीफ़ लाते थे तो वो ज़रूर मेरे वालिद साहब से मिलते थे। मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब से मेरी भी गहरी रफ़ाक़त है। वो हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम दोस्त हैं। 1986 में जब वो गिलगित तशरीफ़ लाए तो उन्हें फेरी मेडो ट्रैक पर भी भेजा था, जिसके बारे में उन्होंने अपना सफ़रनामा नंद पर्वत की कहानी में जिक्र भी किया है। तारड़ साहब के गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस यहाँ के लोगों से एक खुसूसी लगाव व मोहब्बत है। हम उनका बेहद मशकूर है। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि एक आबशार का आपने जिक्र किया है कि गिलगित से निकलने के बाद 1 घंटे के बाद एक आबशार आती है, वहाँ पे एक कारवां सराय होता है। तो बिल्कुल एक यूँ समझिए कि एक तहकीक के लिए मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी वाली आबशार थी। मतलब 2 आबशारें आती है, एक गुरु में है और एक रहीमाबाद में है। अगर वो बहुत ज़्यादा पानी थे और इकट्ठे थे तो वो रहीमाबाद की आबशार थी, और अगर वो स्ट्रीम्स थी और नदियाँ सी यानी ऊपर से आ रही हैं छोटी छोटी, तो वो फिर ये गुरु होगा। तो ये कौन सी वाली आबशार हो सकती है? नहीं, वकार बात ये है कि जब आप पहली मरतबा किसी भी लैंडस्केप में जाते हैं तो आप एक ख्वाब में मुब्तला होकर जाते हैं, और ख्वाब में नाम नहीं होते, ख्वाब में जोग्राफिया नहीं होता, ख्वाब में सिर्फ फैंसी होती है और खूबसूरती होती है। आपको कतई नहीं होता कि इस आबशार का नाम क्या कहलाती है, कब आई है। आपका जिस तरह मसलन रागापोशी पॉइंट आपका जो है वो शहर आबाद है वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल देयर वाज नथिंग। रागापोशी पॉइंट पे वो हमारी वैगन जो जब गुजरी है वहाँ से तो एकदम वो मुझे नज़र आई है। तो वो मैंने बयान किया हुआ है कि एक पूरा एक पैलेस जो है स्नो का, और इस तरह वो उमड़ता चला आ रहा है, जिस तरह फेरी मेडो से नांगा पर्वत उमड़ती आती है, उससे ज़्यादा कहीं शानदार। तो मैंने वैगन वाले से कहा, मैंने कहा भाई रोकें, क्योंकि वहाँ नहीं रुकते थे, वो कोई सयाहों की वैगन तो थी नहीं, वो तो अब रुकते हैं ना, उनके लिए तो नाम। तो हम वहाँ रुके और मैंने रागापोशी को बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बगैर किसी दुकानदारी के, और अब तो वहाँ पे बर्गर फरोख्त हो रहे हैं और दर्जनों दुकानें, तो वो पहली झलक थी रागापोशी की जो मैंने देखी। तो ये सारी चीज़ें हम पे असरअंदाज हो रही थी, और यहीं पे मैं हुनर बेग को मिला। ठीक है, यानी वो हम जा रहे थे, हमने उतरना था करीमाबाद, तो हुनर बेग बैठे हुए थे, तो वो कहने लगा मैं पस्सू का रहने वाला हूँ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर हर्ड ऑफ पस्सू। मुझे नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि इतना जोग्राफिया जो था उस ज़माने में हम वाकिफ नहीं थे, ठीक है, हमारे लिए तो बस हुंजा था और गिलगित था। तो वो कहने के साहब आप पशु आपने देखना है। तो मैंने कहा कि हम तो यहाँ उतरने वाले हैं हुंजा। कहने कि ये आप ये कीजिए कि पहले पशु चलिए, उसके बाद यहाँ आ जाइए। तो ये हुनर बेग था जो मुझे वहाँ पशु ले गया, और वहाँ पे एंट्री पे ही अजीम का एक होटल था छोटा सा पशु ग्लेशियर के साथ, और वहाँ पे मैं और सलजूक ठहरे, और फिर उस शाम हुनर बेग ने हमारा खाना किया, और उसके पास खुराक थी जो एक्सपीडिशन से उसने बचाया हुआ था ना, टिन फूड वगैरह, और पुराना घर था तो उसमें उसने खाने में बुलाया। और उसी शाम
और ये जो पैरेट रेप था ये हुंजा का और नॉर्दर्न एरिया, वो आई डोंट फील कि वो एहसासात, वो महसूसात में दोबारा आ नहीं सकते, क्योंकि एयर वॉज टोटली प्योर। हम उसके बरामदे में बैठे हुए हैं, शेस्परिन मेरा खैर उसके होटल का नाम था। जी शेस्परिन, है ना? जी शेस्परिन। अच्छा, तो उसमें बैठे हम आपको सर एक खुशी देना चाहते हैं। वो खुशी ये है कि हुनर बेग का आपको इंटरव्यू सुनवा दें। नहीं तो वो हयात है? जी सर, वो बिल्कुल हयात हैं और उनका आप थोड़ी सी जरा बातचीत सुनिए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम सुनते हैं हुनर बेग को। जनाब तारिक साहब गिलगित से आते हुए हसनात की वेगन में जैसे रक्कापुशी सामने आया तो उसने पूछा पार्ट कौन सा है, तो हसनात ने कहा कि मेरे पास जो बैठा है इससे पूछे। तो मैंने कहा यार रक्कापुशी है। उसके बाद हमारा उसका बातचीत तारिक साहब का शुरू हुआ। पशु में आके वो शीश पर में ठहरा। उसके बाद कुछ देर के बाद वो मेरे घर आए, तो वहाँ एक कप सूप पिया। पीने सलजोक को मैंने खुबानी ला के दिया। वो बोला बाबा ये बहुत मीठा है, तो उसने अपने हाथ में छुपाए रखा। जब होटल वो पहुंचे तो उसने कहा, तो बाप ने कहा कि क्या आपने खुबानी का चोरी किया? तो वो हंस पड़ा। तो उस वक्त से मेरा तारिक साहब के साथ मुलाकात हुआ। उसके बाद मैंने उसको एडवाइस दिया कि पाकिस्तानी जो है वो टूरिस्ट नहीं हो रहा है और सियाहती दुनिया में बहुत कम है। फिर तारिक साहब ने टीवी के ज़रिए, किताबों के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को जगाया। अब मैं देख रहा हूँ कि बाहर के जो टूरिस्ट है वो बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान का टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। बात यह है नाजरीन कि हुंजा दास्तान जो है उसको कवर करना एक एपिसोड में मुमकिन नहीं है। इसके लिए अब अगली जो किस्त है उसमें हम उन और मजीद जो किरदार हैं हुंजा दास्तान में उनका आपको इंटरव्यू सुनाएंगे। वो कौन कौन से लोग थे जो तारिक साहब को मिले और अभी हयात हैं, और हमने ये बंदोबस्त किया है कि उन किरदारों से इंटरव्यूज़ करें। और तारिक साहब के लिए भी एक इंतहाई खुशी का मकाम है, वो किरदार आज टेलीविज़न के थ्रू बोल रहे हैं हमसे वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। उम्मीद करते हैं आपने मुस्तनसर हुसैन तारा साहब का सेगमेंट भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा, निकले तेरी तलाश में। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो है पोलियो के हवाले से, और हम इमरान कोशिश करेंगे कि पोलियो कैंपेन जो पाकिस्तान की एक अव्वलीन तरजीह है उस पर हम भी अपने शो में हर रोज डिफरेंट एंगल से इस पर अवेयरनेस दें और आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करें कि किस तरह से इसमें SOPs को फॉलो किया जा रहा है और क्या क्या सूरत हाल है। एक्सप्रेसो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस कैंपेन का। हमारी कोशिश है कि हम इस प्लेटफॉर्म से न सिर्फ आप तक मालूमात पहुंचाएं बल्कि आपको इसका हिस्सा बनाएं। जितने लोग हमें देख रहे हैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, जितने लोग भी आप देख रहे हैं हमें, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप अपने गांव देहातों में, जिस तरह इलेक्शन आता है लोग टेलीफोन करके कहते हैं कि आपने वोट डालना है, इस अमल का हिस्सा बनना है। सो इस पोलियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अफगानिस्तान के अलावा सिर्फ पाकिस्तान में ये बीमारी है, पाकिस्तान मुसलसल इससे फाइट कर रहा है। और उसके साथ साथ अब जो बाकी बीमारियां हैं, क्योंकि जब कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ तो WHO के जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर इम्यूनाइजेशन है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की। उनके मुताबिक जो दीगर हिफाजती खतरे हैं या टीके हैं उनका भी इस्तेमाल रोक दिया गया था। लेकिन अब ये कैंपेन चूंकि दोबारा शुरू हुई है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने वालों के ऊपर है कि वो आगे कन्वे करें इस मैसेज को कि लोग पोलियो से इंसदाद के जो खतरे हैं वो अपने बच्चों को पिलाएं और हम पोलियो से पाक पाकिस्तान दुनिया को और अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को दे सकें। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद, बिल्कुल हमारे साथ माहिर सेहत मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब। वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके ज्वाइन करने का। पाकिस्तान की प्रायोरिटी में शामिल है और बहुत डिटर्मिन्ड है कि हमने पोलियो से जो पाकिस्तान है उसको एक सामने लाना है। तो किस तरह से पोलियो को खत्म किया जा सकता है पाकिस्तान से? हुकूमत का फर्ज ये बनता है कि वो अगर देखें कि लोग उसकी बात नहीं मान रहे तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर कर्फ्यू लगा के भी कतरे पिलाने पड़े तो प्लीज करें, क्योंकि देखिए आने वाले वक्तों में बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। खुदा न खास्ता हम उन 1-2 मुल्कों में शामिल हैं जहाँ पे पोलियो है, कल हमारी सफर पे पाबंदी लग सकती है, कल हमारी
बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, बिजनेस करने के लिए नहीं जा सकते। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि अगर ये माजूरी हमारे मुल्क में फैलेगी तो इसके नुकसान कितने होंगे। तो इसलिए हुकूमत से ताउन करना चाहिए और हुकूमत को स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। और इसी तरह जो लोग थ्रेट करते हैं हमारे वर्कर्स को, उनके खिलाफ भी निपटना चाहिए और आईनी हाथों से निपटना चाहिए। ठीक है, सफरी पाबंदियां तो नहीं, लेकिन मुश्किलात बहरहाल हमारे लिए मौजूद हैं। जैसे सऊदी अरब वगैरह जाना पड़ता है, पोलियो सर्टिफिकेशन लाजमी होती है, क्लियरेंस। जो वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर साहब खदशात हैं लोगों के जहनों में, लोग इसे रिलेट करते हैं बहबूद आबादी एंड ऑल दैट, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे इन खदशात के हवाले से? देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं कि जो पोलियो के कतरे हैं, इन कतरों की वजह से शायद हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ रही हो जो कि हमारे लिए सेहतमंद ना हो या जिसका हमें कोई नुकसान हो सकता हो। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पोलियो के कतरों से ऐसा कतई नहीं होता। पोलियो के कतरे जो हैं ये हमारी बेहतरी के लिए हैं, ताकि ये जो माजूरी वाली बीमारी है पोलियो, इससे बचा जा सके। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे जो दानिश्वर हैं, हमारी मस्जिदों में जो इमाम हैं, जो वाज़ करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो हुकूमत का साथ दें और वो लोगों को समझाएं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे माजूर ना हो पोलियो की वजह से, तो ये कतरे पिलाना इकदाम की ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है और अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है। ऐसे गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है, ऐसे क्या इकदाम कर सकती है कि इसके हवाले से मजीद अवेयरनेस पैदा की जाए? पाकिस्तान में पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो टीमें आती हैं कतरे पिलाने के लिए, हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। अगर पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि पोलियो का खात्मा हो तो इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो ये है कि जिस तरह कैंपेन चल रही है पोलियो के कतरे पिलाने की, इसमें सबको साथ देना चाहिए और कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको पोलियो के कतरे ना मिले। गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, वर्कर्स आपके घरों में आते हैं, कई दफा हम बहाना बना लेते हैं और अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते। इसमें हम पोलकर्स जो है उनको यकीनी तौर पे खराज तहसीन भी पेश करते हैं, जो बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसे कई हमारे सामने मिसालें हैं जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक छोटी सी तजवीज़ मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, टाइगर फोर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है पोलियो के हिसाब से, क्योंकि फोर्स बना दी गई है, इफेक्टिव यूज़ होना चाहिए और वो भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है पोलियो के इंसदाद के कतरे आवाम तक पहुँचाने के लिए, अवेयरनेस के लिए खासतौर पर। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर वाफियत, रहमत की बारिश हो, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ से जनाब आज हम चूंकि शो के इख्तिताम की जानिब बढ़े हैं, लेकिन अभी है थोड़ा सा, मतलब करीब करीब है ना, लेकिन उससे पहले हम आपको हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से जरूर बताएंगे। जी जनाब, हेल्थ एंड फिटनेस हमने आपको बताना है और उसके लिए हमारी एक्सपर्ट खुशी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो। खुशी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। खुशी आज फुल फॉर्म में लग रही है और खुशी हमें क्या बताने वाली है? आज मैं आपको आर्म्स की एक्सरसाइजेज बताऊंगी, जिसमें जिनको आजकल प्रॉब्लम है लेडीज़ को स्पेशली फ्लैप्स है, बिल्कुल, तो उसकी एक्सरसाइज बताऊंगी, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की। ठीक हो गया। 5 एक्सरसाइजेज होंगी। पहले मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज बताऊंगी। जो लोग लाइट वेट यूज़ कर रहे हैं, लाइक 2 to 3 पाउंड, वो 25 to 30 रेप्स कर सकते हैं, और जो 7 to 8 पाउंड यूज़ कर रहे हैं वो 12 to 15 रेप्स कर सकते हैं। ठीक है। और ये कितना है आपके हाथ में भाई? दिस इज 4 kgs, अराउंड 8 to 9 पाउंड्स। ओके, परफेक्ट। ओके, बाइसेप को स्लाइटली आपने बेंड करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे फोकस करना है, ठीक है? जैसे आप इसको लिफ्ट करेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फुल एक्सटेंशन पे लेके जाना आपने, ब्रीद इन जितना आपका ब्रीद आउट। यस। सेकंड एक्सरसाइज सेम एंगल्स में होगी, बट थंब फॉरवर्ड होगा, ठीक है? ठीक है, एंगल डिफरेंट होगा इसका, हैमर कर्ल्स कहते हैं इसको। ब्रीद इन, सेम साइड से भी आप देख लें, स्लाइटली बेंड योर नीज, टक योर स्टमक इन, स्टमक को टाइट करना, हिप्स को टाइट करना, एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, slowly control movement रखनी है, breathe in and slowly down, quickly up and slowly down. Third exercise, okay, it's with the dumbbells as well. ये आपके triceps के लिए है, this part जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को स्पेशली। अच्छा खुशी, साथ साथ ये कंसेप्ट भी आप एक्सरसाइज से क्लियर कर दीजिए कि इससे आपके मसल्स नहीं बन जाएंगे। हाँ, मसल्स नहीं बनेंगे। ये बहुत सारी खवातीन को होता है कि भाई हमारे कहीं आदमियों की तरह मसल्स ही ना बन जाए, हम एक्सरसाइज करें।
मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, मास इंप्रूव होगा, जिससे आपकी स्किन बेहतर होगी, जो फ्लैप है वो बेहतर होगा। ठीक है, सो इजी लैंग्वेज में बताएं। ठीक है, ओके। दीज आर एक्सटेंशन, हेड और हील, हेड टू हिप जो है स्पाइन तक स्ट्रेट रहेगी आपकी बॉडी। ठीक है, और आपने एल्बोज बेंड रखनी है और स्ट्रेच करना है फोर आर्म्स को। ठीक है, एक्सटेंशन में लेके आना और ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट टू 90 डिग्रीज, ब्रीद इन, बेंड। खुशी, इनहेल और एक्सहेल का कितना ताल्लुक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका इनहेल एक्सहेल से, कॉन्ट्रैक्शन अच्छी होती है आपकी सही ब्रीदिंग से। अच्छा, एक मेरा सवाल है, जो घर के अंदर खवातीन होती हैं अमूमी तौर पे, चूंकि वो घर के काम करती हैं, सफाई कर ली, किचन कर लिया, तो उनसे जब एक्सरसाइज के बारे में या वॉक के बारे में कहें तो वो अक्सर कहती हैं कि हम घर में काम करते रहते हैं तो मूवमेंट तो हमारी होती रहती है। तो इज इट इनफ आपको लगता है, या एक्सरसाइज के लिए इन पर्टिकुलर अलहदा से वाकई आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है? आपको करनी चाहिए एक्सरसाइज, बट एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। बट एक्सरसाइज करना डिफरेंट मसल्स की, आपके मसल मास इंप्रूव होता है उससे। वो ये भी मैंने बताया था इनको व्यूअर्स को कि आपका मसल मास जितना स्ट्रांग होगा, आपकी सर्कुलेशन जितनी बॉडी में अच्छी होगी, डिफरेंट बॉडी की पार्ट की मसल स्ट्रांग होंगे उतना अच्छा, क्योंकि आप सारे मसल हिट नहीं कर सकते वॉक से। सही है, मतलब एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच खुशी, आपने इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज बता दी हमें सुबह, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और खुशी है। इस खुशी के बाद एक और खुशी है, तुर्की से गैस निकल आई। आज हमारे पास इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर कौन सी खबर है, देखते हैं। तो बात करें हम अगर तुर्की की, तो गैस का सबसे बड़ा जखीरा तुर्की ने दरियाफ्त कर लिया है, और ये खबर टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान साहब ने कौम को सुनाई है। और इस जखीरे के हवाले से अगर आपको बताएं तो अगले 7 साल तक, 2023 से काबिल इस्तेमाल होगा, अगले 7 साल तक तुर्की इस गैस के ज़ख़ीरों को इस्तेमाल कर सकता है। और तुर्की के हवाले से एक ही बात है कि इससे पहले जो इन्हिसार था तुर्की का गैस को लेकर या पेट्रोलियम को लेकर, वो ईरान और रशिया के ऊपर था। इस एक सहूलत के बाद आपको ये भी बताएं कि तुर्की अगले 7 साल के लिए, यानी कि 2030 तक खुद कफील हो जाएगा गैस के मामले के अंदर। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इस मामले में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब दोस्त खुश होता है तो दूसरे दोस्तों को भी खुशी होती है। तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा भाई है, यकीनी तौर पे हमें बहुत खुशी है। अल्लाह करे कि मजीद इस्लामिक जो ममालिक हैं वो खुद कफील हों, खुद किफालत की तरफ जाए, और पाकिस्तान को भी ऐसी खुशियाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ जनाब की खबर पे हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक लेने से पहले हम शेफ नमान की जानिब जाएंगे। शेफ नमान, क्या बनाएंगे? ब्रेक के बाद हमने बताना है। सैलड बना रहे हैं जी, जबरदस्त हो गया। आज हम सैलड खाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और मैं आ चुकी हूँ कोल किचन में शेफ नुमान के साथ। वेलकम टू द शो शेफ नुमान, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, ठीक। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमें अच्छी खबर ये मिली कि आज हम कुछ पिएंगे नहीं, बल्कि हमें कुछ खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आज मैं आपके लिए सैलड बना रहा हूँ। ठीक है। और सैलड ये भी इजी रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है। सबसे पहले आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा तो सॉस पे लगेगा, बाकी आपने सिर्फ अपनी वेजिटेबल्स को प्रेप किया और आपने एक बोल में डाल दिया। ठीक है। तो ये जो सॉस है, इसके अंदर सबसे पहले हम गार्लिक लेंगे और चॉप करके उसको 2 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर। ठीक है। और उसके बाद 1 टीस्पून लेना है आपने ऑयल का। ठीक है। वो ऐड कर देना है। उसके बाद आपने गरम पानी लेना है। गरम पानी हाफ ग्लास, मतलब कि 200 से कम, जितनी आपको ड्रेसिंग चाहिए उसकी आप कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद रेड चिली लेंगे इसमें और ग्रीन चिली लेंगे, वो ऐड करके और इसको स्टर करते रहेंगे और इसका जो फ्लेवर है वो आना शुरू हो जाएगा। उसमें फिर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद ये सॉस तैयार हो जाती है और फिर आपने अपने सैलेड के ऊपर ब्लैक पेपर, हाँ वो नॉर्मली हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रेसिंग है जी इस सैलेड में। आपने अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स लेनी है और इसके बाद आप उसमें ड्रेसिंग ऐड और इसमें लेमन जूस भी ऐड करना है 1 स्पून। ओह यस, फॉर टेस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ खट्टा मीठा हो जाएगा। खट्टा मीठा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये सॉस तैयार है और हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया, बेहतरीन है, वाह ठीक है जी। ये और ये हमारी सैलेड तैयार है। तैयार हो गई। मैं कह रही हूँ ये तैयार है। चले आप इतनी देर में लेके आ जाएं या बाद में हम ट्राई कर लेते हैं? हम बाद में ट्राई करेंगे। बिल्कुल कम है, आप आ जाएं अब वहां से। तो वाली एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी हमारे पास। इमरान खान साहब को मैन ऑफ द मैच बनते तो देखा होगा आपने, मैन ऑफ द ईयर बन गए वो। आलमी जरीदे द मुस्लिम के मुताबिक दुनिया के 562 तरीन मुसलमानों की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें वजीर आजम इमरान खान को समाजी और सियासी किरदार के बायस दुनिया का 62 तरीन मुसलमान मर्द करार दिया गया है। मजीद आपको बताएं तो इमरान खान साहब के हवाले से हमें मालूम है, इससे पहले 1992 में वर्ल्ड कप जितवाया,
वर्ल्ड कप जितवाने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल जदोजहद शुरू की। 22 साल की जदोजहद के बाद 2018 में वो वज़ीर आज़म बन गए और उसके साथ साथ उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया और बहुत सारी खिदमात उनकी पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं। इस हवाले से आपको जरीदे के हवाले से ये भी बताएं कि इसने 62 अफराद की लिस्ट शाया की है जिसमें इमरान खान साहब को मैन ऑफ द ईयर करार दिया गया है। जबरदस्त गुड न्यूज़। आज अच्छी खबरें थी हमारे पास शो में, लेकिन अब हमारे शो का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, क्योंकि आज तो हफ्ते का आगाज था, पार्टी भी शुरू हुई है। पूरा हफ्ता आपका हमारा साथ रहेगा, फीडबैक आपने लाजमी देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह ने ये मानो मेहरबान।